सभी को नमस्कार, जोहार। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैदान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग बात किए थे संस्कृत नाटक का उद्भव और विकास के संबंध में। आज हम बात करेंगे संस्कृत नाटक की विशेषताओं के विषय में। संस्कृत नाटक की विशेषताओं पर बात करने से पहले हम जानेंगे कि संस्कृत रूपक का लक्ष्य क्या है। संस्कृत रूपक का लक्ष्य मनोरंजन करना है। ये पहले ही बता चुके हैं कि जब किसी भी संस्कृत नाटक का जब विकास हुआ, उद्भव हुआ, उस समय उसका सबसे पहला उद्देश्य था मनोरंजन करना। संस्कृत नहीं दुखांतक नहीं बल्कि सुखांतक होते हैं। संस्कृत नाटक जो होते हैं वो दुखांतक नहीं बल्कि सुखांतक होते हैं। दुखांतक पाश्चात्य नाटक जो होते हैं वो दुखांतक होते हैं, ट्रेजेडी उनमें दिखाई देती है। और तीसरा है कथानक प्रसिद्ध एवं कल्पित होता है। संस्कृत नाटक की जो कथानक होता है वो प्रसिद्ध या कल्पित होता है या फिर दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। अगला है कथानक में 5 अर्थ प्रकृतियाँ, अवस्थाएं और 5 संधियाँ होती हैं। कथानक में 5 अर्थ प्रकृतियाँ, अवस्थाएं और 5 संधियाँ होती हैं। अर्थ प्रकृतियाँ क्या होती हैं? बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। ये 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ पाई जाती है। अगर आप अर्थ प्रकृतियों के विषय में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसके विषय में अलग से वीडियो बना दूँगी। अगला है अवस्थाएं। आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। ये 5 प्रकार की अवस्थाएं होती है कथा वस्तु की। आरंभ में क्या होता है? कार्य के प्रति जो उत्सुकता होती है, कार्य करने के प्रति जो उत्सुकता होती है वो आरंभ में होता है। कथा वस्तु की ये अवस्थाएं जो होती है ये कथा वस्तु विषय की अवस्था होती है। यत्न, उसमें किया गया कार्य व्यापार और जो उत्सुकता हुई है उस कार्य को पूरा करने के लिए, उसके लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो यत्न के अंतर्गत आता है। तीसरा है प्रत्याशा। नायक को फल प्राप्ति निश्चित ना होना, यानी नायक को उस समय फल प्राप्त, जब वो कार्य कर रहा होता है तो उस समय एक ऐसी दशा होती है कि उसको फल की प्राप्ति होगी, जो सोचा है वो उसका उद्देश्य की पूर्ति होगी या नहीं होगी, ये निश्चित नहीं होता है, तो ये प्रत्याशा के अंतर्गत आता है। चौथा है नियताप्ति। विघ्न के अभाव के कारण फल प्राप्ति निश्चित होना, यानी कि जब इतने सारे विघ्न और बाधाएं जब आती है तो एक समय ऐसा होता है कि नायक को जो है या लेखक को जो है वो उसको जिस उद्देश्य से उस नाटक की रचना हुई थी, जिस उद्देश्य से उस कथावस्तु का सृजन हुआ था, उसका जो फल है उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसका उद्देश्य पूर्ति हो जाता है। फलागम समग्र फल की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। अगला है 5 संधियाँ। संस्कृत रूपकों में संधियाँ 5 संधियों का उल्लेख मिलता है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। इन तीनों के विषय में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, मैं इसके विषय में आपको डिटेल्स में बताऊंगी। ठीक है। अगला है पात्रों की व्यवस्था। संस्कृत रूपकों में पात्रों की व्यवस्था बहुत ही विशेष तौर पे दिखाई देती है। उसमें नायक नायिकाओं का भेद दिखाई देता है। नायक धीरोदत्त, धीरोदत्त, धीर प्रशांत या धीर ललित, इन चारों में से किसी एक नायक का उल्लेख होता है। नायिकाओं का भी उल्लेख होता है जिसमें गणिका आदि नायिकाओं का प्रयोग किया जाता है। धनंजय के 10 रूपक में नायक नायिकाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। यदि आप जानना चाहें तो आप कमेंट कीजिए नायक नायिकाओं के विषय में। रस का प्रयोग संस्कृत रूपकों में दिखाई देता है। श्रृंगार वीर और शांत रस की प्रधानता होती है। अंक योजना का विधान होता है।
जीवन की कुछ क्रियाओं का वर्जन संस्कृत रूपकों में माना जाता है, जैसे अनुचित, असभ्य, अशुभ, युद्ध, संभोग, मृत्यु, निद्रा आदि का आदि क्रियाओं का प्रयोग वर्जित माना जाता है। इन क्रियाओं की केवल सूचना दी जाती है। अगला है भाषा प्रयोग का विधान। जब संस्कृत नाटक का उद्भव हुआ उस वक्त की जो भाषा थी, वो मूल भाषा जो थी, पंडितों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी और लौकिक भाषा के रूप में प्राकृत थी। इसीलिए उस समय उच्च और मध्य वर्ग के जो पात्र थे उनकी भाषा संस्कृत थी और निम्न वर्ग के जो पात्र थे उनकी भाषा प्राकृत थी। धर्म का प्रभाव। संस्कृत रूपकों में धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। शुद्ध दार्शनिक धार्मिक उद्देश्य से रूपक की रचना हुई है, जैसे प्रबोध चंद्रोदय और संकल्प सूर्योदय प्रमुख हैं। पाश्चात्य अन्विति त्रय का अभाव दिखाई देता है संस्कृत रूपकों में। काल, स्थान और कार्य, ये 3 प्रकार के 3 यूनिटीज़ जिसको बोलते हैं, उनका अभाव दिखाई देता है। पद्य प्रयोग दिखाई देता है संस्कृत नाटकों में। विदूषक का प्रयोग हास्य व्यंग्य के लिए यानी मनोरंजन के लिए किया जाता था। हास्यजनक कथावस्तु को या फिर नाटक को हास्यजनक बनाने के लिए विदूषक का प्रयोग किया जाता था। नाट्य वृत्तियों का उल्लेख मिलता है संस्कृत रूपकों में। नाट्य वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं, भारती, सातवती, कैशिकी और आर्वटी। इन चारों नाट्य वृत्तियों के विषय में आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसीलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका याद करने का ट्रिक मैंने यहाँ लिख दिया है, भा, सा, कै, आ। अगला है नांदी, प्रस्तावना एवं भरत वाक्य का प्रयोग। नांदी क्या होती है? नांदी यानी कि नांदी पाठ, यानी कि रूपक के आरंभ में जो आशीर्वचन से युक्त मांगलिक अनुष्ठान किया जाता है वही नांदी पाठ कहलाता है। और अगला है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होती है? नांदी के बाद एवं रूपक का मुख्य पाठ आरंभ होने से पहले जो कवि परिचय या काव्य का अर्थ समझाया जाता है वही प्रस्तावना होती है। और अगला है भरत वाक्य। भरत वाक्य क्या है? रूपक के अंत में नायक जो है वो मंगलाचरण के रूप में आशीर्वाद, कामना, प्रार्थना या शुभ कामना के रूप में पद्य प्रयोग करता है, वही भरत वाक्य है। अगला है सहगान या कोरस का अभाव। संस्कृत नाटकों में कोरस का अभाव देखने को मिलता है। ये कोरस की जो प्रवृत्ति है ये पाश्चात्य नाटकों में दिखाई देती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संस्कृत नाटक का जो अभिनय होता है वो रंगमंच के लिए ही, संस्कृत नाटक की जो रचना हुई वो रंगमंच अभिनय के लिए ही रचना हुई है। और प्रारंभिक जो नाटक होते हैं उनका मंचन अधिक सुविधाजनक होता था और परवर्ती नाटक मंचन की दृष्टि से बहुत कठिन होते गए। और ज़्यादातर आज भी संस्कृत रूपक जो है वो प्राचीन नियमों का पालन करते हैं और जहाँ तहाँ मंचित होते रहते हैं। और ये संस्कृत जो है वो भाषा के प्रचार के परिचायक भी हैं। संस्कृत नाटक भाषा के भी प्रचार के परिचायक हैं। इस प्रकार आज के कक्षा में हम लोगों ने देखा संस्कृत नाटक की विशेषताओं के संबंध में, उनके लक्ष्य के संबंध में हमने देखा। आगे की कक्षा में हम किसी अन्य विषय पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जोहार, शुक्रिया। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
शुक्रिया, धन्यवाद।